18 जून पुणे के लोहागढ़ किले की एक खाई और 26 साल के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन 10 दिन बाद वही जगह पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। आज सुबह पुलिस आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को लेकर उसी किले पर पहुंची ताकि मिनट दर मिनट ये समझा जा सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या केतन को सचमुच धक्का दिया गया था? क्या आरोपियों की कहानी घटना स्थल से मेल खाती है? और क्या सीन रिक्रिएशन इस मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सच सामने लाएगा? आइए शुरुआत करते हैं इस पूरी रिपोर्ट की। 18 जून पुणे के मशहूर पर्यटन स्थल लोहागढ़ किले पर घूमने पहुंचे थे 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल और उनके साथ थी उनकी मंगेतर सिया गोयल। कुछ ही देर बाद खबर आई कि केतन गहरी खाई में गिर गए हैं। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। अब पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। हालांकि दोनों के खिलाफ लगे आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में होना अभी बाकी है। चलिए हम समझते हैं कि आज लोहागढ़ किले पर क्या हुआ। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस आरोपियों को लेकर लोहागढ़ किले पहुंची। यही वह जगह है जहां 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। यहां पुलिस ने सीन रिक्रिएशन कराया, मतलब आरोपियों से उसी रास्ते पर चलने को कहा गया जहां वे कथित तौर पर उस दिन गए थे। उन्होंने बताया कि कौन कहां खड़ा था, किस दिशा से आया, क्या बातचीत हुई और आखिर केतन खाई में कैसे गिरे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई ताकि बाद में हर बयान का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जा सके। अब समझते हैं कि सीन रिक्रिएशन क्यों जरूरी होता है। सीन रिक्रिएशन किसी भी गंभीर आपराधिक जांच का अहम हिस्सा माना जाता है। इसका मकसद होता है आरोपियों के बयानों का घटना स्थल से मिलान करना। अगर आरोपी कहते हैं कि घटना किसी खास जगह हुई तो पुलिस देखती है क्या वास्तव में वहां से वैसी घटना संभव है। क्या घटना स्थल की बनावट बयानों से मेल खाती है? क्या समय, लोकेशन और गतिविधियां एक दूसरे के अनुरूप हैं? इसी आधार पर जांच आगे बढ़ती है। पुलिस के मुताबिक जांच केवल घटना स्थल तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से पहले और बाद की गतिविधियां भी जांच के केंद्र में हैं। फोरेंसिक टीम घटना स्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आरोपियों के बयान डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों से मेल खाते हैं या फिर नहीं। पुलिस जांच के मुताबिक 20 वर्षीय सिया गोयल की सगाई केतन अग्रवाल से हुई थी, लेकिन पूछताछ में सिया ने कथित तौर पर कहा कि वह ये शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस का दावा है कि सिया का 22 वर्षीय चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध था। जांच में ये भी दावा किया गया कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हालांकि ये सभी पुलिस के आरोप हैं जिनकी न्यायिक पुष्टि अभी बाकी है। इस केस में जांच के दौरान कई नए दावे भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि हत्या से पहले कथित तौर पर पूरी योजना का अभ्यास किया गया था। जांचकर्ताओं का दावा है कि इंटरनेट पर घटना को अंजाम देने के तरीके और पूछताछ के दौरान जवाब देने जैसी जानकारियां भी खोजी गई हैं। पुलिस ये भी जांच रही है कि क्या घटना के बाद कुछ डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। इन सभी दावों की पुष्टि डिजिटल फोरेंसिक जांच के आधार पर की जा रही है। चलिए अब समझते हैं कि किन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। फिलहाल अब जांच कई अहम सवालों पर केंद्रित है। क्या घटना पहले से योजनाबद्ध थी? क्या किसी तरह का रिहर्सल हुआ था? क्या आरोपियों के बयान घटना स्थल से मेल खाते हैं? क्या मोबाइल लोकेशन दोनों की मौजूदगी की पुष्टि करती है? क्या फोरेंसिक साक्ष्य पुलिस की थ्योरी को मजबूत करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत हत्या की कहानी को साबित कर पाएंगे? जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल के माता पिता और उसके भाई से भी पूछताछ की। करीब 12 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या परिवार को सिया और चेतन के संबंधों या कथित योजना की कोई जानकारी थी। हालांकि अब तक पुलिस ने इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है। सीन रिक्रिएशन के बाद अब पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग,
फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल डेटा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण करेगी। अगर विरोध मास मिलता है तो जांच नई दिशा भी ले सकती है। यही वजह है कि आज का सीन रिक्रिएशन पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। फिलहाल केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि सीन रिक्रिएशन, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट मामले की पूरी तस्वीर साफ करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं ये भी याद रखना जरूरी है कि इस मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल जांच एजेंसियों के दावे हैं। अंतिम फैसला अदालत करेगी और वही तय करेगी कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर आखिर हुआ क्या था। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। साहिल गोयल का बड़ा बयान। जी हाँ, सिया गोयल के सगे भाई पहली बार कैमरे पर आए हैं। कोर्ट पेशी से ठीक पहले साहिल गोयल ने कई बड़े दावे किए हैं। वकील को लेकर नया खुलासा, धमकियां मिलने का आरोप, लॉकअप में सिया के सिग्नेचर का दावा और बाली ट्रिप को लेकर भी पहली बार खुलकर बोले हैं। आखिर साहिल गोयल ने क्या क्या कहा और उनके इन बयानों ने इस केस में कौन से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज सिया गोयल और चेतन चौधरी की 7 दिन की पुलिस कस्टडी पूरी हो चुकी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है। माना जा रहा है कि पुलिस अदालत से आगे की रिमांड की मांग भी कर सकती है। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कई ऐसे दावे किए जिन्होंने इस पूरे मामले को नई चर्चा दे दी। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको इस पूरे मामले की एक छोटी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं। ये मामला केतन अग्रवाल की मौत के बाद शुरू हुई जांच से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी से पूछताछ की जा रही है और इसी सिलसिले में दोनों को गिरफ्तार कर 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आज उनकी रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा। इसी बीच सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल पहली बार कैमरे पर आए और कई अहम दावे किए। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर साहिल गोयल ने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की, जिसके पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साहिल गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि जिस वकील आशुतोष श्रीवास्तव का नाम लगातार मीडिया के सामने आ रहा है, उन्हें उनके परिवार ने कभी नियुक्त ही नहीं किया। साहिल के मुताबिक उनके परिवार की ओर से विपुल जोशी ही इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों से वही उनके अधिकृत वकील हैं। यानी साहिल का दावा है कि मीडिया में जो तस्वीर अब तक दिखाई जा रही थी वह उनके परिवार के मुताबिक सही नहीं है। यही नहीं, साहिल गोयल ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं है, तब उन्हें कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है, तो उन्होंने कहा कि उस समय तक पुलिस से उनकी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। यानी आरोप तो लगाया गया, लेकिन पुलिस शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। इसके बाद बातचीत उस मुद्दे पर पहुंची जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। जब साहिल से पूछा गया कि मीडिया में ये कहा जा रहा है कि सिया गोयल ने संबंधित वकील को अधिकृत किया है और उनके हस्ताक्षर भी मौजूद है, तब साहिल ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि लॉकअप के अंदर किन परिस्थितियों में सिया के हस्ताक्षर लिए गए। उन्होंने कहा कि परिवार को इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही उनसे किसी तरह का तालमेल किया गया। साहिल ने यह भी बताया कि उनके परिवार की ओर से कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि आगे से केवल विपुल जोशी ही उनके अधिकृत वकील होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इससे जुड़ी कुछ औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। इसके बाद साहिल गोयल से उस सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई जो इस पूरे मामले की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। उनसे पूछा गया कि जब सिया गोयल की शादी तय हुई थी, तब क्या उन्हें किसी तरह की परेशानी या असहमति की जानकारी थी। लेकिन इस सवाल पर साहिल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस संबंध में जो भी जानकारी थी वह उन्होंने पुलिस को अपने बयान में दे दी है और अब वही बातें अदालत के सामने आएंगी। यानी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई नया खुलासा करने से इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं उस बाली ट्रिप की, जिसकी चर्चा इस पूरे मामले में लगातार होती रही।
जब साहिल से पूछा गया कि क्या बाली जाने का प्लान वास्तव में तय था, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया। इसके बाद उनसे ड्राइवर के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि सिया वापस आई थी और पासपोर्ट लेकर गई थी। इस पर साहिल ने कहा कि उस समय वे वॉशरूम गए हुए थे। बाद में वे स्टारबक्स पहुंचे जहां उन्होंने कॉफी ऑर्डर की। देर रात होने के कारण वे काफी थके हुए थे और उन्हें पूरे घटनाक्रम की ज्यादा जानकारी नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि पासपोर्ट से जुड़ी वजह के कारण बाली ट्रिप रद्द हो गई थी, माने कैंसिल हो गई थी। बातचीत के दौरान साहिल से पूछा गया कि गिरफ्तारी के बाद क्या उनकी बहन सिया गोयल से कोई बातचीत हुई है। इस पर उनका जवाब बेहद ही छोटा था। उन्होंने कहा नहीं, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी गिरफ्तारी के बाद अब तक उनकी सिया गोयल से कोई भी जरा सी भी बातचीत नहीं हुई। इसके बाद जब साहिल गोयल से पूछा गया कि उन्होंने पुलिस को अपने बयान में क्या क्या बताया, तब भी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा बयान पुलिस के पास दर्ज है और उचित समय आने पर अदालत में वही बातें सामने रखी जाएगी। उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर कोर्ट पेशी से ठीक पहले सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल के इस पहले सार्वजनिक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने वकील को लेकर अलग दावा किया, कथित धमकियां मिलने की बात की, लॉकअप में सिग्नेचर को लेकर सवाल उठाए, बाली ट्रिप की पुष्टि की और ये भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद उनकी अपनी बहन से कोई बातचीत ही नहीं। हालांकि शादी से जुड़े सवाल हो या फिर पुलिस को दिए गए अपने बयान की पूरी जानकारी, इन मुद्दों पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और कहा कि अब सारी बातें अदालत में ही सामने आएंगी। अब सबकी नजर आज की कोर्ट कार्रवाई पर रहेगी। अदालत पुलिस की आगे की मांग पर क्या फैसला देती है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस मामले में आगे कौन से नए तथ्य सामने आते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और अदालत की कार्रवाई के बाद ही अगला बड़ा अपडेट सामने आ पाएगा। इस वक्त की बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर, पुणे के लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस में इस वक्त के सबसे बड़े और चौंकाने वाले अपडेट सामने आ चुके हैं। केतन अग्रवाल हत्याकांड, जिसे अब तक सिर्फ एक साधारण मर्डर माना जा रहा था, उसमें पुलिस की कस्टडी में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। पुणे पुलिस की गिरफ्त में खड़ी 25 साल की सिया गोयल ने जब अपना मुंह खोला तो खुद पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। सिया का वो कबूलनामा जो इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब पुलिस ने सिया से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब था अपने परिवार का सामना करने से ज्यादा आसान केतन को मारना। यानी एक सगाई को तोड़ना, परिवार को सच बताना और उनका सामना करना सिया को इतना भारी लग रहा था कि उसने केतन को 350 फीट गहरी खाई में धकेलना ज्यादा आसान समझा। और वजह क्या थी? पुलिस के मुताबिक सिया ने दावा किया है कि वो केतन को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि केतन विग पहनता था। लेकिन क्या वाकई एक विग पहनना किसी की जान लेने की वजह हो सकता है? हैरान कर देने वाले दावे पर अब केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दर्द और गुस्सा सामने आया है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर साफ कहा कि उनके बेटे के सिर पर सिर्फ एक छोटा सा बालों का पैच था और सबसे बड़ी बात, सगाई से पहले ही सिया के परिवार को इस बारे में पूरी सच्चाई बता दी गई थी। केतन के पिता का रोते हुए बस एक ही सवाल, क्या विग पहनना मेरे बेटे को बेरहमी से मार देने का कारण हो सकता है? सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। सर, ये तो अभी आपको जांच में पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो लोग फिर उसको ये करेंगे, लेकिन जांच में ये सब कुछ पता चल रहा है। मुझे मालूमात के हिसाब से सर वो सिया ही जाना चाहती थी और इसी हिसाब से उनको पुलिसों को भी सब कुछ उसके प्रूफ्स है, ऐसा लगता है। तो फिर सच क्या है? अगर सिर्फ विग वजह नहीं थी तो सिया ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया? पुणे रूरल पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी के पीछे की असली कड़वी सच्चाई सामने आ रही है। इस कहानी में एंट्री होती है चेतन चौधरी की, जो सिया का प्रेमी है और इस हत्याकांड का सह आरोपी भी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच माली हालत यानी फाइनेंशियल स्टेटस का एक बड़ा फासला था। केतन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था और शायद इसी वजह से सिया के घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी तय कर दी थी। लेकिन सिया के दिल में तो चेतन चौधरी धड़क रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिया के परिवार को इस अफेयर के बारे में पता था?
पुलिस ने शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल से जिला पुलिस हेडक्वार्टर में लंबी पूछताछ की और जो बात निकल कर आई वो ये थी कि इसी साल जनवरी में कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान ही गोयल परिवार को सिया और चेतन की नजदीकियों का पता चल चुका था। सिया ने केतन को भी बताया था कि वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन केतन ने सगाई तोड़ने से इनकार कर दिया। बस यहीं से सिया के दिमाग में खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई। ये मर्डर कोई अचानक गुस्से में आकर किया गया अपराध नहीं था, ये एक सोची समझी कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग थी जो 31 मई से चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने के लिए कई बार कोशिशें की थी। 31 मई सिया पहली बार केतन को लेकर लोहागढ़ किले गई। वहां उसने विंचू काटा रिज के पास एक बेहद सुनसान जगह चुनी जहां से किसी को भी नीचे गिराया जा सके। 4 जून दूसरी बार फिर एक ट्रिप प्लान की गई, लेकिन किस्मत से केतन की मां ने इस पर एतराज जता दिया और वो ट्रिप कैंसिल। 14 जून सिया ने अपनी पहली खौफनाक कोशिश की। उसने केतन को चट्टान से धक्का दे दिया, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी, वो एक झाड़ी को पकड़कर लटक गया और बच गया। शातिर सिया ने उस वक्त रोने धोने का नाटक किया और केतन को यकीन दिला दिया कि वो बस एक एक्सीडेंट था, गलती से पैर फिसल गया था। केतन अपनी मंगेतर के इस जाल को समझ नहीं पाया और दोबारा उस पर भरोसा कर बैठा। और फिर आया वो काला दिन, 18 जून। 4 दिन बाद सिया ने फिर से केतन का भरोसा जीता और उसे उसी लोहागढ़ किले में वापस ली। इस बार सिया अकेली नहीं थी, उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी वहां छिपा हुआ था और इन दोनों ने मिलकर 25 साल के मासूम केतन को 350 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। केतन को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो गहरी खाई में समा गया। ये कातिल खुद को बहुत शातिर समझ रहे थे। पुलिस को गुमराह करने के लिए सिया ने 6 जून को ही केतन का पासपोर्ट कहीं फेंक दिया था ताकि ऐसा लगे कि वो कहीं गायब हो गया। वहीं चेतन चौधरी ने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए मर्डर वाले दिन अपना मोबाइल फोन अपने स्टोर पर ही छोड़ दिया और अपने एक कर्मचारी का फोन लेकर किले पर गए। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुणे के एक कैफे के सीसीटीवी फुटेज ने इनकी पोल खोल दी, जिसमें 31 मई से 4 जून के बीच सिया और चेतन कई बार गुप्त मुलाकातें करते थे। इसी पुख्ता सबूत और कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। एक हंसता खेलता 25 साल का नौजवान जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी, वो आज इस दुनिया में नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मंगेतर अपने परिवार के सामने ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा। आज लोहागढ़ फोर्ट का ये केस समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या हमारे समाज में आज भी बच्चों के लिए परिवार से सच बोलना किसी की जान लेने से ज्यादा मुश्किल होगी? और क्या चंद झूठे रिश्तों की लाज बचाने के लिए किसी की जिंदगी को 350 फीट गहरी खाई में फेंक देना जायज है? पुलिस फिलहाल सिया के इस चौंकाने वाले बयान की हकीकत जांच रही है, लेकिन इस खौफनाक साजिश ने हर माता पिता और हर हमसफर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। देखिए, अभी तक पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है, मुझे नहीं लगता कि परिवार इसमें कहीं से दोषी पाया जाएगा या फिर कहीं से उनको अभियुक्त बनाया जा सकेगा। हालांकि जैसा मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सुना कि जो कंप्लेनेंट पक्ष है, जो विक्टिम पक्ष है, वो ऐसा मीडिया में बयान दिया था उन्होंने कि शायद परिवार वालों को ये सब पता था कि वो ऐसा करना चाहती थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता जिसको ये पता होगा कि वो कोई हत्या की साजिश करने वाली है और उनके साथ होंगे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि परिवार को ये पता रहा होगा कि उसका अफेयर चल रहा है और उसके इच्छा के विपरीत शादी करी जा रही होगी। ये एक आम बात है, हमारे भारतीय घरों में एक आम बात है। लेकिन ऐसा कोई वाकया कि ऐसा इनको पता रहा होगा, मुझे नहीं लगता। हालांकि अगर उसको ऐसा करना भी है तो पुलिस को बहुत सारी चीजें एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी और इस मौजूदा मामले में जिन 2 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनको भी एस्टेब्लिश करने के लिए, हत्या का मामला एस्टेब्लिश करने के लिए प्राइमा फेसाई हमको आपको ये दिख रहा है कि हत्या हुई है। प्राइमा फेसाई पुलिस कह रही है कि उन्होंने एडमिट किया है, जो उसका बॉयफ्रेंड, तथाकथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसने एडमिट किया है कि हमने मिलके उनको पुश किया था। लेकिन देखिए, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत टेढ़ा, मैं कह सकता हूँ कि टेढ़ी खीर है। ये एस्टेब्लिश करने में कि क्या वाकई में इन दोनों की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी के बाद क्या इन लोगों ने ही उसको धक्का दिया या उस जो महिला है सिया गोयल ने धक्का दिया, ये प्रूफ करने के लिए पुलिस को बहुत सारी कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ ये कह देना कि पिछले 7 महीने में 2000 कॉल्स हुई हैं इस महिला द्वारा और दूसरे के बीच में, ये कह देना या केवल फोन रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर देना बिल्कुल ये केस को प्रूफ नहीं कर पाएगा। जिस समय धक्का दिया गया था, क्या उस समय कोई आई विटनेस था? सब नंबर 1।
क्या कोई चश्मदीद गवाह अभी तक इनके पास आया है, किसी का स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया है? क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट आपको मैं बता दूँ कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो भी पुलिस कस्टडी में होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में होता है, वो जी। कन्फेशनल स्टेटमेंट कोर्ट में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट सिर्फ अगर दोनों की लेकर अगर हम पुलिस जाती है कि नहीं, इन दोनों के 2 चीज़ें अभी तक जो मुझे समझ में आया कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट और दूसरा इनके बीच की कॉल रिकॉर्डिंग, और शायद कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले ये लोग मिले थे वहीं जहाँ पे ये हत्या हुई है उसके आस-पास। तो ये 3 चीज़ें सफिशिएंट नहीं होंगी ये हत्या का मामला एस्टेब्लिश करने के लिए। पुलिस को कम से कम एक चश्मदीद गवाह वहाँ उनको ढूँढना पड़ेगा कि क्या किसी ने पुश किया तो उसने देखा, और पुश किया तो फिर क्या हत्या के लिए ही पुश किया गया या फिर कोई और वजह रही होगी पुश करने की। तो ये बहुत सारी कड़ियाँ हैं, और अगर व्हाट्सएप की चैट इन लोगों की रिट्रीव होती है व्हाट्सएप की चैट में, क्योंकि क्योंकि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पुलिस को एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। किसी भी हत्या के मामले में देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जो अभियुक्त होते हैं, क्या उन्होंने पहले मेंसरिया, सबसे बड़ी बात होती है कि मेंसरिया उनका था, मतलब उनके दिमागी सोच ऐसी थी कि इनको हमें हत्या करनी है, नहीं करनी है। अगर मेंसरिया पुलिस एस्टेब्लिश कर ली गई तो उसके बाद ये एस्टेब्लिश करना होता है कि क्या वो काम करने के लिए उन्होंने कोई योजना बनाई, और योजना बनाने के बाद क्या उस योजना पे उन्होंने काम किया। तो ये 3 चीज़ें जब एस्टेब्लिश करती है पुलिस, चौथी चीज़ आती है कि वो जो योजना बनी थी उसको अंजाम दे दिया गया। तो ये 4 चीज़ें पुलिस को एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं किसी भी हत्या के मामले में। अगर पुलिस किसी को अभियुक्त बनाकर उसके बाद उसको कन्विक्ट कराना चाहती है, तो अभी पुलिस के लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत टेढ़ी खीर है ये एस्टेब्लिश करना। सिर्फ पुलिस मीडिया में आके बयानबाजी कर देना एक बहुत आम बात है पुलिस के लिए भी, क्योंकि मैं जब दूसरे साइड से मैं बात करूं, जब मैं अगर एक्यूज साइड से अगर मैं बात करूं, एक्यूज साइड से जो भी एडवोकेट होगा, तो ये जिनकी जो भी इनकी थ्योरी है वो पूरी थ्योरी को उखाड़ के फेंक देगा कोर्ट में, जब ये थ्योरी लेके जाएंगे कि नहीं इससे पहले इनकी बातचीत हुई थी और वहां पे ये लोग गए थे और पुश किया गया था। तो ये सिर्फ ये थ्योरी काम नहीं करेगी। हाँ, ये मोरल ग्राउंड पे अगर हम देखें तो ये जो हत्याएं हो रही हैं एक बहुत बड़ा विषय है भारत में। इस विषय पर संसद तक बात होनी चाहिए। इस विषय पर अगर कोई कानून नहीं बना, इस विषय पर अगर जागरूकता से कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसी हत्याएं और शादी जैसे बंधन के प्रति लोगों का जो एक झुकाव कम होता जा रहा है। लोग शादियां करने से, मेरे चैम्बर में कई सारे लड़के हैं जो शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो शादी करने से डरने लगे हैं। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ जो अभी शादीशुदा नहीं है, तो एक डर का माहौल जो आजकल के नवयुवकों में हो गया है, ये इस डर को कम करने के लिए एक बहुत बड़े कदम लेने की जरूरत है। मानसिक रूप से भी आज के जो नवयुवक हैं उनको समझाने की जरूरत है, और एक सामाजिक रूप से और एक कानूनी रूप से, तीनों तरीके से जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हमने आपने पहले भी देखा सोनम रघुवंशी का केस, मेरठ में सौरभ राजपूत का केस, बहुत सारी घटनाएं, मैं 1-2 घटनाएं बता रहा हूँ, कई सारी घटनाएं पिछले कई सालों में हुई हैं। तो इन घटनाओं को अगर हमें रोकना है तो बहुत बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर हमको काम करना है। बिल्कुल। सर, ज़ाहिर तौर पर एक ऐसा माजरा जहाँ पर अगर हम देखें कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। कई वीडियोज़ ऐसे आए जहाँ पर बर्थडे प्लानिंग को लेकर बात हुई, कई रील्स थे उनके, एंगेजमेंट की फ़ोटोज़ थी, तो लग रहा था सब कुछ ठीक है। माहौल ऐसा बनाया गया कि सब सही वक्त पे चीज़ें होती जाएंगी, आगे शादी भी हो जाएगी। बीच में दावे ये भी किए गए कि एक बार और सिया ने इस तरह से मारने की कोशिश की थी केतन को, सांप वाला बहाना बनाकर एक बार और धकेलने की कोशिश की थी। उस वक्त तो वो बच गए थे, लेकिन दूसरी बार 18 जून के आसपास जब धकेला गया तो उस वक्त उनकी जान चली गई। अब जब केतन वाली केमिस्ट्री से सबका भरोसा उठ गया, तो दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की, तो अब सजा की बारी है सर। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि सज़ा का प्रावधान क्या है? मैक्सिमम कितनी सज़ा हो सकती है? मिनिमम कितनी सज़ा हो सकती है? और दूसरा ट्विस्ट ये सर कि क्या सचमुच दोनों में से कोई भी अपनी सज़ा कम करने के लिए, थोड़ा बहुत बचने के लिए, क्या आरोप प्रत्यारोप गढ़ना शुरू कर सकता है? आपने लंबा वक्त बिताया है सर कोर्ट कचहरी में, आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि इस तरह के मामले में कैसे एक दूसरे पर गलती थोपने की, साजिश थोपने की और मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश की जाती है। आप कैसे देख रहे हैं माजरे को? ये मुझसे सवाल है? जी। देखिए, मर्डर का जो धारा पुलिस ने इसमें लगाई है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, अगर मर्डर का जो मैंने बताया कि चारों सब्सटेंस अगर पुलिस प्रूफ कर लेती है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा इसमें होती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फांसी की सजा होती है, लेकिन
अमूमन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा इसमें होती है। लेकिन वो प्रूफ करने के लिए पुलिस को चारों जो सब्सटेंस मैंने बताए, चारों सब्सटेंस उनको स्टेब्लिश करने पड़ेंगे प्रॉपर, गवाहों के साथ, मटेरियल एविडेंस के साथ, और जो भी इनकी अभी तक की एविडेंसेस अभी इन्होंने कलेक्ट किए हैं, विटनेसेस कलेक्ट किए हैं, उन सबको जब चार्जशीट जब पुलिस फाइल करेगी तो चार्जशीट के साथ इनको फाइल करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जितनी भी थ्योरी है पुलिस की, जो देखिए 14 जून वाली थ्योरी है या कोई अन्य थ्योरी है, ये सब थ्योरी है। दिस इज नॉट अ फैक्ट। अगर मैं इसको बात करूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कानून के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये फैक्ट है, और ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये एस्टेब्लिश हो जाएंगी। ये एक थ्योरी है पुलिस की। पुलिस कभी कभार जब मामले में बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो अपना दबाव कम करने के लिए इस तरीके की थ्योरी, कई सारी थ्योरी लेके आती है, और जो थ्योरी चल जाती है वो थ्योरी वो चला देती है, क्योंकि उसका काम सिर्फ ये है कि उन पर प्रेशर ना आए। एक कोई मामला बढ़ गया है तो उस मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दी, चार्जशीट फाइल कर देंगे, उसके बाद मामला जब कोर्ट में आता है तो असली जो जंग शुरू होती है कोर्ट की, उसमें स्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर वो, और सजा मैं आपको बताऊं कि सजा इसी तरीके से मुकर्रर होती है कि अगर मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, मैंने बताया कि आई विटनेस की बात नहीं, तो आई विटनेस नहीं मिला, तो फिर दूसरा आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि अगर मान लीजिए कि किसी ने ये कहा कि हाँ मैंने इन दोनों को उधर जाते हुए देखा था, और ये दोनों वहां पे दोनों अकेले वहां पे देखे गए थे, ये भी पुलिस को प्रूव करना। अगर डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं मिलता तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस को लाना पड़ेगा। अगर ये चैट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ हत्या की साजिश इन लोगों ने की थी, तो हत्या प्रूफ करने के लिए पुलिस को एटलीस्ट एक दो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसमें लगाने पड़ेंगे, कोई विटनेस लगाना पड़ेगा जो ये प्रूफ करे कि वहाँ ये दोनों लोग गए थे, वहां तक गए थे, और वहां पे धक्का, अगर किसी ने ये धक्का देते हुए नहीं देखा, लेकिन ये कम से कम एक विटनेस लाना पड़ेगा कि वहां पे ये लोग जा रहे थे उस तरफ, और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। तो कभी कभार ऐसे मामलों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी काम कर जाते हैं। तो जैसे जैसे आप जितना मजबूत केस प्रोसिक्यूशन का होता है उतने ज्यादा सजा होती है, और जितना ही कमजोर प्रोसिक्यूशन का केस होता है सजाएं उतनी कम होती हैं, सजा की जो अवधि होती है वो कम होती है। और दोनों का अपराध करने के लिए इसमें, हालांकि देखिए अगर जो उसका बॉयफ्रेंड है वो चाहे तो इस मामले में अगर उसकी कॉन्स्पिरेसी अगर प्रूफ हो जाती है कि दोनों की कॉन्स्पिरेसी थी, तो दोनों को लगभग सेम सजा होगी। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी प्रूफ नहीं होती है तो जो आरोप इस लड़की पर है, उस लड़की पर ही आरोप है कि उसने धक्का दिया है, तो असली जो कन्विक्ट होगी वो ये लड़की होगी, और उसको मुझे लगता है ज्यादा सजा होगी। और हो सकता है वो लड़का अगर इस बात को पुलिस ना प्रूव कर पाए कि कॉन्स्पिरेसी इन दोनों के बीच थी, मतलब ये हत्या की कॉन्स्पिरेसी दोनों द्वारा रची गई थी, तो उस लड़की की सजा हो सकता है कम हो। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे प्यार मोहब्बत आके यहीं पे टूट जाते हैं जब उस लड़की को शायद, और जैसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया भी है कि उस लड़की को जब पकड़ा गया, उसका इंटरोगेशन किया गया, इंटरोगेशन में उसने ये बात कबूल की कि हम दोनों ने हत्या की साजिश की थी और ऐसा ऐसा हुआ था। तो हो सकता है कि आगे जब पुलिस का इंटरोगेशन और बढ़े, पुलिस कस्टडी में और उस लड़के को ले, और हो सकता है कस्टडी में और बातें आए सामने, और हो सकता है कि आगे जाके ये उसके ही माध्यम से जो पुलिस जो उस लड़की पर कम से कम जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस और मटेरियल कलेक्ट करने में किसी एक के माध्यम से, हो सकता है उस लड़के के माध्यम से उस लड़की के खिलाफ एविडेंस और मटेरियल विटनेसेस लेके आए। तो अगर ऐसा कर लेती है तो हो सकता है उस लड़की की सजा कम हो, और उस लड़की को जो भी उसने अंजाम दिया इस घटना को, तो उसकी सजा इस मामले में ज्यादा हो सकती है। विक्रम सर, कोई ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है क्या, हाइपोथेटिकल अगर हम सोचें, प्यार मोहब्बत की ही अगर यहाँ पर भी बात है, कि एक बसा बसाया घर लगभग उजाड़ सा दिया गया, यहाँ पर अगर किसी में, जैसे कि संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, यहाँ पर कोई अपने ऊपर ही पूरा इल्जाम लेने की अगर कोशिश कर पाए, तो क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि दूसरे को कम सजा या बहुत कम सजा होकर भी बच सकता है? देखिए, आप क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो रियल हमारा जो कानून है उसमें आप किसी की सजा अपने ऊपर नहीं ले सकते। हाँ, आप दूसरे पर डाल जरूर सकते हैं। हाँ, फिल्मों में ऐसा जरूर होता है कि दूसरों की सजा हम अपने पे ले सकते हैं, लेकिन रियल जो कानून है उसमें आप दूसरे की सजा अपने पे ले नहीं सकते। आपने अगर कृत्य किया है, कोई कुकृत्य किया है, आपने कोई
गलत काम किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, आप दूसरे की सज़ा बढ़ाने घटाने में ये मदद कर सकते हैं कि वो जैसा मैंने कहा कि वो लड़का ये मदद ज़रूर कर सकता है कि क्या-क्या बातें हुई, कब-कब बातें हुई, हुँ। कहाँ-कहाँ इनकी मीटिंग हुई, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें बातचीत हुई, क्या-क्या इन्होंने अगर उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई ऐसा हो या फिर इधर से कोई प्रपोज़ल आया हो उस लड़की की तरफ से कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसको मारना है। तो अगर ये मामले में ये हो सकता है कि वो अगर एक एक व्यक्ति दूसरे का प्रपोज़ल दिखाए कि हाँ, इनिशिएट इनकी तरफ से किया था, मैं सिर्फ़ क्योंकि मैं इनके साथ था तो मैं वहाँ उनके साथ खड़ा था या फिर तो इसमें हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति की सज़ा आप बढ़ा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के मामले में आप एविडेंसेस ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मदद कर सकते हैं एविडेंस कलेक्ट करने में और विटनेसेस को ढूँढने में। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी सज़ा को शिफ्ट कर दें और ये बोलें कि नहीं मत सारा काम मैंने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो बिल्कुल। ये काम प्रोसिक्यूशन का है, ये काम विक्टिम का नहीं है, ना हुँ। कंप्लेनेंट का है, ना एक्यूज़ का है। ये जब कोई ऐसा अपराध होता है तो जब भी आपने देखा होगा कॉज टाइटल वो होती है स्टेट वर्सेस ये, जैसे केतन गोयल तो ये स्टेट वर्सेस चेतन चौधरी होगा। स्टेट वर्सेस सिया गोयल होगा, ना कि केतन गोयल के फादर वर्सेस ये होगा। क्योंकि जब ये ऐसा माना जाता है कि जब कोई ऐसा अपराध होता है तो वो सामाजिक अपराध है, समाज के प्रति आप अपराध कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति। तो बिल्कुल। समाज के प्रति जो अपराध होता है उसकी ज़िम्मेदारी स्टेट की होती है कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलाए। तो स्टेट जब सामने आती है तो स्टेट जिन-जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है उनको सज़ा दिलाती है। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल और महत्वपूर्ण भी क्योंकि हर जगह बात कही जा रही है कि मामला बिल्कुल नॉर्मल सा नज़र आ रहा था। सबको लग रहा था कि हादसा है, हादसे में इस तरह से केतन की जान गई, सब नॉर्मल चल रहा था। अचानक केतन की बहन को शक होता है, कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं उसके बाद और कुछ वीडियोज़ भी आते हैं जिसके बाद पूरी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और स्वीकारने की भी प्रक्रिया शुरू होती है। आपके हिसाब से सर आरोपियों की सबसे बड़ी गलती कौन-सी रही? वो कॉल रिकॉर्डिंग्स वाली बात हो या फिर व्यवहार में बदलाव कह सकते हैं आप, जहाँ से ये पूरा खेल कहीं न कहीं साफ होता नज़र आया, साजिश पर से पर्दा उठता नज़र आया? देखिए जब भी कोई मुजरिम होता है या फिर इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है कि मैं बड़े साफ़गोई से काम कर रहा हूँ, बहुत मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा। ये हर हर एक जितने मुजरिम होते हैं सबकी एक मैं मुझे लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस सबका होता है कि हुँ, नहीं, नहीं मेरा मेरा जो अपराध है वो नहीं पकड़ा जाएगा। हालाँकि इन सबको पता होगा जितने अभी तक के अभिकांड हुए हैं अभी हाल के फिलहाल दिनों में, उन सबको पता होगा कि ऐसा हुआ और ऐसे लोग पकड़े गए हैं। लेकिन इनको शायद लगा होगा उस लड़के को लगा होगा कि मैं हुडी पहन के जाऊँगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। जी। लेकिन पुलिस ने ये भी ढूँढा कि अगर 30 डिग्री 33 डिग्री टेम्परेचर में कोई व्यक्ति हुडी पहन के क्यों जा रहा है। दूसरा जब हम अमूमन ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं तो उस वो रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं होती। वो हुँ, जो हमारा कॉल की डिटेल नहीं जाती। तो व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग हो सकता है प्राइमा फेसी किसी को ना मिले, लेकिन कॉल लॉग्स तो ज़रूर मिलते हैं। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल किया तो मेरा एक लॉग ज़रूर क्रिएट होगा। अगर मैंने आपको 10 बार कॉल किया तो 10 कॉल लॉग क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। और न जो नॉर्मल कॉल करते हैं उसकी तो कॉल रिकॉर्डिंग सरकार जब चाहे तब वो ले सकती है। लेकिन इसमें जब अगर आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो उन कॉल लॉग्स की ज़रूर बनते हैं। ये हर किसी को जो भी अपराध करते हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि मैं व्हाट्सएप से कॉल कर रहा हूँ तो ये इसकी रिकॉर्डिंग सरकार के पास नहीं पहुँचेगी। हालाँकि अब जो 2021 इंटीमेटरी रूल्स बने हैं उसमें सरकार के पास ये अधिकार भी है कि वो जितने भी इंटरमीडिएटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हैं, फ़ेसबुक हैं, व्हाट्सएप है, मेटा है, जो भी है, इन सब से कोई भी जानकारी अगर किसी मामले में, किसी ऐसे आपराधिक मामले में ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी उनसे माँगती है और उनको विदिन 48 आवर्स वो जानकारी उनको देनी होती है। तो जो भी लोग ऐसा सोच कर अपराध करते हैं, वो यहीं फँस जाते हैं कि जब आप वो सोचते हैं कि हमने व्हाट्सएप कॉल किया है, उस किसी को पता नहीं चलेगा। आपकी कॉल डिटेल जाती है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस समय पर कॉल गई और इतने सारे कॉल्स अगर किसी को गई हैं, तो क्यों गई हैं? ठीक घटना से पहले अगर आपकी मुलाकात नहीं हो रही है, तो किस पर्पज़ से हो रही है? और तमाम सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है इन सब मामलों को पकड़े जाने में कि सोशल मीडिया हम कितना भी नहीं करते-करते, कितना भी कम करते-करते, दिखावे के ज़माने में हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, उससे मामले में ऐसे मामलों में लोग फँसते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें इस मामले में तो जो मुझे लग रही है बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनसे पुलिस को शक हुआ और ये मामला बढ़ा क्योंकि
एक और बात जो निकल के आई थी कि ये लोग बाली जा रहे थे और ऐन मौके पे उस लड़के का पासपोर्ट मिसिंग हो गया, जबकि 4 लोगों को बाली जाना था। तो ऐन मौके पे पासपोर्ट का मिसिंग होना एक बहुत बड़ी बात है कि सबके पासपोर्ट थे, एक व्यक्ति का पासपोर्ट कहाँ हो गया। तो बहुत सारी कड़ियाँ पुलिस ने जोड़ी होंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल से पुलिस ने इन सारी चीज़ों को खंगाला। 1-2 चीज़ें जब पुलिस के शक की निगाह में आती है तो पुलिस सारे एंगल से जाँच करती है, और वो जाँच करते-करते जब कॉल रिकॉर्ड पिछले 7 महीने में जो 2000 कॉल अगर आप किसी को करते हैं, तो किसी आम व्यक्ति को तो आप करते नहीं है। एक मित्र को भी आप शायद साल भर में 2 बार 4 बार कॉल करते हैं। तो अगर 7 महीने में 2004 कॉल्स हुई हैं तो किस पर्पज़ से हुई हैं? तो ये सब सारी चीज़ें जब निकल के सामने आई तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, और ये जो अभी तक का मामला निकल के सामने आया। नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेगी? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। केतन इतना अच्छा था। पप्पा जी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चालू है, पप्पा जी कुछ भी काम रहा बेझिझक होके बोलना। पीओपी वाले का काम हो, मार्बल वाले का काम हो, फर्नीचर का कुछ काम हो, कुछ मेजरमेंट लेना है तो पप्पा जी, और कुछ मालूमात चाहिए तो मुझे बता देना, मेजरमेंट में लेके दे दूंगा। मेरे पास तो बंदे पड़े रहते हैं, उनको ये पगार है, उनको ऐसा है। तो मैं बोला, बहुत खुश हुआ मैं ये बात सुनकर कि सही में आज भगवान ने मुझे एक नहीं 2 बेटे दिए करके। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा भावुक और गंभीर बना दिया है। पहली बार केतन की मंगेतर सिया गोयल के माता पिता कैमरे के सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी का पक्ष रखा, बल्कि ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सिया के पिता प्रवीण गोयल और उनकी पत्नी ने साफ कहा है कि अगर जांच में उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे कानून के मुताबिक सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, भावुक होते हुए उन्होंने कहा, अगर सिया ने सच में ऐसा किया है तो उसे भी उसी किले पर ले जाकर धक्का दे दो जहां से केतन की मौत हुई। ये बयान ऐसे समय आया है जब पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सिया के पिता ने बताया कि केतन और सिया का रिश्ता किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या रिश्तेदारों के जरिए नहीं हुआ था। गोवा में एक पारंपरिक शादी के दौरान केतन के परिवार ने पहली बार सिया को देखा था। वहीं से बातचीत शुरू हुई और बाद में दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय किया गया। उन्होंने बताया कि केतन अक्सर उनके घर आता जाता था, उन्हें पापा जी कहकर बुलाता था, परिवार के साथ घंटों बैठता, बातें करता और सभी का सम्मान करता था। धीरे धीरे वो परिवार का हिस्सा बन गया था। प्रवीण गोयल ने कहा कि उन्हें केतन अपने बेटे से भी ज्यादा प्रिय लगने लगा था, इसलिए उसकी मौत की खबर उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। जो कुछ हुआ ये बेहद दुखद घटना हुई है। हमें तो आज भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। एक पिता के तौर पर आप आज क्या महसूस करते हैं? एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। सिया और केतन की शादी को लेकर परिवार को क्या उम्मीदें थी? बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब कुछ दिन पहले 18 तारीख 19 तारीख को तो सिया का बर्थडे उन्होंने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना था, यानी कि महाबलेश्वर जाने वाले थे, वहाँ पर पूल पार्टी, डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह। अगले दिन शनिवार को वापस पुणे आने वाले थे। कितने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी। सर, क्या कभी सिया ने शादी को लेकर नाराजगी जताई थी? बिल्कुल नहीं। जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। इतने अच्छे केतन है, मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतनी अच्छी ननद मिली। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा परिवार ढूंढ कर दिया आपने। सर, केतन के पिता ने आरोप किया है कि आप उनको फंसाया गया, कुछ बातें छुपाई भी गई। नहीं सर, ऐसा कुछ आता तो वो हमें बता सकते थे। ये बात अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें।
अगर वो हमें थोड़ा भी रियलाइज कर देते कि भाई ये ऐसा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम उनसे बात करते थे, या जिन्होंने रिश्ता कराया था भले हमसे डायरेक्ट नहीं बात करके उनसे बात करते थे कि भाई एक बार पूछो लड़की वाले के पिता से कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर वो रियलाइज करते तो पता चलता था, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, और अगर बता देते थे तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता था। सर, सिया के प्रेम संबंधों के बारे में क्या आपको पहले जानकारी नहीं, थी या बिल्कुल जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं। सिया एक सिंपल लड़की थी, 19 साल की लड़की है। 19 साल की लड़की क्या ऐसा करेंगी सर? सर, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, कुछ वीडियो में वो ड्रिंक भी करते हुए दिखाई दे रही है। वो उन्होंने अगले वालों ने कुछ इंक्वायरीज निकाली है ऐसी, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका कुछ ऐसा बोलना था तो उन्होंने पहले रियलाइज करना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था आपका बच्चा ऐसे कर रही है, अच्छी बात नहीं है, आप उसे समझाओ। तो हम हमारी बेटी को कुछ बोलते, चिल्लाते थे, डांटते थे, कुछ तो करते थे। सर, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई है और या वहां पर दिख रही है, वीडियो में भी आई है, चेतन भी आया है, क्या बताएंगे इस बारे में? मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, चेतन कहाँ से आया, ना तो मैंने आज तक उसका चेहरा देखा, ना मेरी कभी लाइफ में बात हुई है उससे। तो कभी घर पे भी आए थे? कभी ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी हमने नाम भी नहीं सुना सर उसका। सर, चेतन के परिवार के लिए आपके मन में क्या है? अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, हमारा मिलना जुलना तो काफी सालों से है, क्योंकि उनके पिताजी खुद देवीचंद जी हमारे पास दुकान पर आते थे जब हमारा ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो काफी सामान लेके जाते थे। बहुत ही अच्छे नेचर के थे, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। उन जैसे रिश्तेदारी हमें मिलने से रही नहीं कहीं। हमने तो आज जो कुछ खोया है, एक बेटा खोया है और एक अच्छी रिश्तेदारी खोई है। बस मैं तो इतना ही बोलना सर, चाहता हूँ। केतन कैसा था? केतन इतना अच्छा था। पप्पा जी मेरे घर का रिनोवेशन का काम चालू है, पप्पा जी कुछ भी काम रहा बेझिझक होके बोलना, पीओपी वाले का काम हो, मार्बल वाले का काम हो, फर्नीचर का कुछ काम हो, कुछ मेजरमेंट लेना है तो पप्पा जी, और कुछ मालूमात चाहिए तो मुझे बता देना, मेजरमेंट में लेके दे दूंगा। मेरे पास तो बंदे पड़े रहते हैं, उनको ये पगार है, उनको ऐसा है। तो मैं बोला, बहुत खुश हुआ मैं ये बात सुनकर कि सही में आज भगवान ने मुझे एक नहीं 2 बेटे दिए करके। सर, केतन के माता पिता से आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? अच्छे लोग हैं, कोई बुरे नहीं है। उन्हें भी जितना आज हम केतन के बारे में बता रहे हैं, उन्हें भी उतना ही लगाव था अपनी बहू रानी सिया से। सर, एक पिता के रूप में अभी आपकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मेरी बड़ी पीड़ा ये है कि जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। सर, आपने बताया कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए? बस ये जो मैंने कहा अभी, केतन जी के साथ जो जहाँ से वो गिरे हैं वहीं से उनको भी गिराया जाए, यही मेरा बोलना है। सर, आप न्याय प्रक्रिया से क्या उम्मीद रखते हैं? न्याय प्रक्रिया न्याय समझा नहीं सकता। जो भी अभी कोर्ट से जो भी कुछ हुआ है, अभी जो भी निर्णय लिया गया है 7 दिन की, उन्हें जो है पुलिस कस्टडी मिली है, तहकीकात होंगी, तहकीकात होने दीजिए। मैं तो यही चाहूंगा जो भी रिजल्ट निकले उसके ऊपर गौर किया जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिया ने ये बात बताई है पुलिस को कि उसने केतन को बताया था कि मेरा बाहर जो है चेतन से अफेयर है, तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी उसने फ्रेश अगर ये बात सिया ने केतन को बताई हो, हमसे तो बताई नहीं, अगर केतन जी को बताई होंगी ये बात, तो ये बात उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बतानी चाहिए थी कि सिया ऐसे बोल रही है, इसका आगे का क्या रिएक्शन लेना चाहिए। अगर उसने अपने मम्मी डैडी को बताई तो उनके मम्मी डैडी ने इस पे रिएक्शन लेना चाहिए था, और जिन्होंने रिश्ता पक्का कराया या वो उनसे बात नहीं करके हमसे डायरेक्ट बात करते कि केतन जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं करके कि आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर है, तो ये बात आगे इतनी बनती नहीं थी, वही की वही दब जाती थी। या तो यानी कि लड़का वाला लड़के की जगह, हम लड़की वाले हम लड़की की जगह हो जाते थे। आज जो ये दिन देखना पड़ रहा है, ये देखने को नहीं मिलता था हमें। सर, केतन के पिता ने आरोप भी किया है कि उसको बुआ ने फंसाया, आपके जो बहन है उन्होंने फंसाया। नहीं, वो तो बहुत यानी कि अच्छी है, उन्होंने तो यानी कि इतना तक बोला कि अच्छी रिश्तेदारी है, अच्छा लड़का है, बहुत ही होनहार लड़का है, लड़की राज करेंगी, इतना बड़ा उसको यानी कि सुंदर सुशील लड़का मिल रहा है जिसका हिसाब नहीं है।
अगर आप चाहे तो ये रिश्ता कर सकते हैं, हमें इसमें फंसाने की कोई वो नहीं है। मामले में जिस चेतन चौधरी का नाम सामने आया है उसे लेकर भी सिया के माता पिता अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें चेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर उन्हें पहले से किसी रिश्ते या किसी साजिश की भनक होती तो वो कभी भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जांच में ये साबित हो जाए कि उन्हें किसी भी बात की जानकारी थी या उन्होंने किसी भी तरह का अपराध छिपाने की कोशिश की तो उन्हें भी सबसे कड़ी सजा दी जाए। भावुक होकर उन्होंने कहा, अगर हमारी गलती है तो हमें भी फांसी दे दीजिए। दूसरी ओर पुलिस जांच में ऐसे कई तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है जिनकी जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोप है कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर हुई दुर्घटना के दौरान सिया गोयल ने कथित तौर पर अपने प्रेमी चेतन चौधरी को इशारा किया, जिसके बाद केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दिया गया। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी अदालत में होना बाकी है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस मामले में सिया के माता पिता के भावुक बयान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ वे अपनी बेटी के माता पिता हैं तो दूसरी तरफ केतन को भी अपने बेटे जैसा मानते थे। यही वजह है कि उनके शब्दों में दर्द, पछतावा और न्याय की मांग तीनों साफ दिखाई देते हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट, अदालत की कार्यवाही और बाकी दस्तावेजों पर टिकी है, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का सच आखिरकार अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक फैसले से ही सामने आएगा। देखिए, हमारी दलीलें होंगी, जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है उसके अंदर जो एलिगेशंस लगे हैं उसको लेकर के दलीलें होंगी, या फिर अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसको लेकर के दलीलें होंगी, और जो सिया है, जो हमारी क्लाइंट हैं, उन्होंने जो कोऑपरेट किया है अब तक पूरे इन्वेस्टिगेशन में, उसको लेकर के दलीलें होंगी। और जो इम्पोर्टेंट है कि सफिशिएंट टाइम जो दिया गया है प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि पुलिस कस्टडियल रिमांड जो है वो सफिशिएंट दिया गया है, और मुझे लगता है कि ये काफी था प्रोसिक्यूशन को सिया से जो भी उनको इंक्वायरी या जो भी इंटरोगेट करना था, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, उसके लिए काफी सफिशिएंट टाइम दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा वक्त जो है वो जस्टिफाइड है, और हम इन्हीं ग्राउंड्स पे हम जो है आर्ग्यू करेंगे और हम फैक्ट्स को भी सामने लाएंगे कि जो ये एफआईआर रजिस्टर हुआ, इसके अंदर ऐसी क्या बात हुई कि एक्सीडेंटल डेथ के बाद जो है इसको मर्डर एंगल से देखने के लिए जो है प्रोसिक्यूशन या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको लगा कि इसमें मर्डर एंगल हो सकता है, क्योंकि हमारे डिफेंस की तरफ से हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट रीजन है इसको एक मर्डर ट्रायल के रूप में इसको चलाने के लिए। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स पे कल हम आर्ग्यू करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि उनको जो है, हमारी क्लाइंट को अब जो है जुडिशियल कस्टडी मिले, ताकि हम बाकी का लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ा पाएं। सर, लेकिन इस पर पुलिस का काउंटर ये है कि जो अक्यूज हैं उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया था कि बाद में सारी प्रोसीडिंग्स। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, सेक्शन 25 जो पहले था, आज वो सेक्शन 23 है हमारे नए कानून में, बीएसए में, और वो बहुत क्लियर कहता है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड किसी भी तरीके का कन्फेशन करता है, जब वो डिटेंशन में होता है, पुलिस कस्टडी में होता है, वो अंडर प्रेशर होता है, अंडर थ्रेट होता है, तो इस तरीके के कन्फेशंस को बिल्कुल भी एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता किसी भी क्रिमिनल लॉ में, और हम इस मुद्दे को भी बिल्कुल उठाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी कोरोबोरेटरी एविडेंस अगर है प्रोसिक्यूशन के पास तो आगे चल करके प्रोड्यूस कर सकता है, और मैंने पहले भी कहा है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसका चल रहा है और अभी तक चार्जशीट इसमें फाइल हुआ नहीं है, तो हमें देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कहाँ तक इसको लेकर के जा पाती है, और क्या जो है उनके तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन उसमें क्या आ पाता है, ऐसा क्या कॉन्क्रीट एविडेंस आ पाता है। सर, आज सिया को कोर्ट पर लेके गए थे और सीन रिक्रिएट किया गया है, क्या होता है सीन रिक्रिएशन? और देखिए, ये जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है अगर इन्वेस्टिगेट करती है तो वो एक क्राइम सीन पे जा करके वो एक रिक्रिएशन जो हुआ हो उसको समझने के लिए वो लेकर के जा सकती है, ताकि उनको एक क्लैरिटी आए कि इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज और भी हो सकती हैं या क्या उस दिन हुआ होगा, इस बात को समझने के लिए। हालांकि इसको भी एक कॉन्क्रीट पीस ऑफ एविडेंस लेकर के हम नहीं चल सकते, ये सिर्फ को रिलेट कर सकता है बाकी के जो एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशन में जो मिले हैं उससे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.